नमस्कार। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें फिर बढ़ गई हैं। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में भी वो दोषी पाए गए हैं। झारखंड के रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी के 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में भी लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने के जो जज CK शशि ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के वक्त लालू प्रसाद यादव की अदालत में उपस्थिति थी। इस मामले में लालू यादव ने उनके जो करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 74 अन्य आरोपियों को भी दोषी पाया गया। इनमें से 34 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि लालू यादव समेत बाकी 41 दोषियों को सजा का फैसला 21 फरवरी को होगा। केस के 24 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले से जुड़े 55 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। जिस ताजा मामले में फैसला आया है वो डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का है। लालू यादव और अन्य आरोपियों पर यह आरोप साबित हुआ है कि उन्होंने 1995 से 96 के दौरान सरकारी कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए अवैध तरीके से निकाले। 2001 में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी और 2005 में आरोप तय किए गए थे। लंबे इंतजार के बाद अब 15 फरवरी को इस मामले में फैसला आया है। आज जो 99 जो प्रेजेंटली फेस कर रहे थे एक्यूज पर्सन्स, उसमें से 24 को रिहा किया गया। वो तो आपको बताया कि उसमें ज़्यादातर ऐसे पार्टनर्स थे फर्म के जिनकी एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी कम थी, उनको छोड़ा गया। और 34 लोगों को, जिसमें से डॉक्टर्स हैं कुछ, वो उन लोगों को ये आपको 3 साल की सज़ा और फाइन सुनाया गया। बाकी 41 को फिर सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी आपको 21 तारीख को, तब कोर्ट तय करेगा कि इन लोगों को कितना सजा दिया जाए। अब क्या लालू प्रसाद यादव को कहाँ, क्या जेल जाना होगा या फिर नहीं? जेल जाना होगा। हम लोग ने दरखास्त दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको रिम्स में शिफ्ट कर दिया जाए। जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए। तो 2 बजे बोले कि हम आते हैं, तो बैठ के उसमें ऑर्डर कर देंगे। 2 बजे बाद ऑर्डर बताइए क्या हुआ प्रभा जी? आज 24 आदमी का रिहाई हुआ और 38 आदमी का 3 साल की सजा हुई है। बाकी का पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर जो है आपका 21 तारीख को सुनवाई होगा। लेकिन इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 4 अन्य मामलों में फैसला आ चुका है और सभी में लालू यादव दोषी पाए गए हैं। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े पहले मामले में लालू यादव और अन्य आरोपी 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी के दोषी पाए गए। मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े दूसरे केस में लालू यादव और अन्य आरोपी 33 करोड़ 67 लाख रुपए की अवैध निकासी के दोषी पाए गए। इस मामले में भी उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। देवघर ट्रेजरी केस में लालू यादव और अन्य आरोपी 84 करोड़ 53 लाख रुपए की अवैध निकासी के दोषी पाए गए। इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव और अन्य आरोपी 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी के दोषी पाए गए। इस मामले में उन्हें 4 साल की सजा हुई और अब 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव दोषी करार दिए। देखना है कि 21 फरवरी को कोर्ट उनके लिए क्या सजा मुकर्रर करती है। वैसे पहले के 4 मामलों में सजा को लालू यादव ने बड़ी अदालत में चुनौती दी हुई है और निश्चित ही वो 5वें मामले में भी फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। फैसला आने के बाद इस मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए बताया कि ये घोटाला कितना बड़ा था। उधर आरजेडी अभी फैसले पर टिप्पणी करने से बच रही है। एक कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश ने अपने विवेक से जो भी निर्णय लिया है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर हमें यकीन है कि हमें न्याय मिलेगा। और आज जो फैसला आया है, इससे करोड़ों लोग जो है
बहुत निराश हुए हैं। फिर भी अब उनकी निराशा का क्या कहना है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना जो है उन्होंने न्याय निर्णय दिया है। तो लालू यादव अभी तक दोषी करार दिए गए चारों मामलों में जमानत पर हैं, लेकिन इससे पहले 3.5 साल वो जेल में रह चुके हैं। दिसंबर 2017 से वो जेल में थे, लेकिन उन्होंने इस सजा का एक बड़ा समय अस्वस्थता के आधार पर रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बिताया है। लालू यादव को चारा घोटाले के पहले मामले में 2013 में दोषी करार दिया गया था और उस सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत उनके चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले दोषी अपनी सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू यादव 73 साल के हैं और आज के फैसले से उनकी सियासी पारी पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे भी उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बेटे सियासत में सक्रिय हैं। छोटे बेटे तेजस्वी पिछले नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में बिहार चुनावों में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि लालू यादव पार्टी के चुनाव अभियान के बाहर रहे थे। इसके बावजूद लालू यादव ने आरजेडी की कमान नहीं छोड़ी है। पिछले ही हफ्ते उन्होंने साफ किया था कि कानूनी और शारीरिक दिक्कतों के बावजूद वो राजनीति में बने हुए हैं। बहरहाल हमारे साथ इस समय खास मेहमान सुशील मोदी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। मोदी जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आपने इस घोटाले के खिलाफ, चारा घोटाले के खिलाफ लंबी लड़ाई ली है और अब जो ये मामला है, इसमें इस मामले पर भी जिस तरह से फैसला आया है, क्या असर आप इसका आंकते हैं? देखिए, जहां तक राजनीतिक असर की बात है तो लालू जी का राजनीतिक असर तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने धुआंधार प्रचार किया था और 24 सीट पर सिमट गए थे। तो जो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 15 साल तक जिसने शासन किया, जिसके पास 170-80 विधायकों का प्रचंड बहुमत था, वो पार्टी 22-23 सीटों पर सिमट गई। और ये 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, और अभी तो जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें लालू जी बीमारी के बावजूद भाषण देने गए तारापुर और चुनाव हार गए। इसलिए देखिए, जो लालू युग है उसका अंत हो चुका है। अब उनके बच्चे क्या करें, उनका क्या होगा, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन लालू जी के नाम पर आज भी भीड़ इकट्ठा होती है और आगे भी भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने लालू जी का 15 साल का राज देखा है। तो लोग किसी हालत में लालू जी को फिर मौका देने के पक्ष में नहीं है। तो इसलिए इसका जो राजनीतिक निहितार्थ है वो तो ये है कि लालू युग का अंत हो चुका है बिहार के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव के युग का अंत हो चुका है, लेकिन पिछले चुनावों में देख लीजिए, आरजेडी का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है, जबकि लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा नहीं था। तो क्या माना जाए, उनके जो प्रशंसक है वो बने हुए हैं, उनका जो वोट बैंक है वो बना हुआ है? मैंने देखिए लालू युग का कहा, अब तेजस्वी युग का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन लालू यादव का अगर प्रभाव होता तो 2010 के विधानसभा चुनाव में वो 24 सीट पर क्यों सिमट जाते? 2019 में, 2014 में तो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था, फिर क्यों नहीं सीट जीत पाए? और देखिए, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और फिर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव मैदान में थी। अगर लोक जनशक्ति पार्टी को जो वोट मिला वो राष्ट्रीय जनता दल का वोट नहीं था, वो एनडीए का वोट था, जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जिसको डिवाइड किया, जिस बंटवारा कर दिया। अगर आप एलजेपी के वोट को जोड़ लें तो राष्ट्रीय जनता दल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये बात ठीक है कि पिछले बार आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एलजेपी के द्वारा एनडीए के वोट के बंटवारे के कारण राष्ट्रीय जनता दल को उसका लाभ मिला है। और आज भी लोगों को याद है, देखिए उस चुनाव के अंदर लालू यादव को होर्डिंग से उनका चित्र हटा दिया गया, लालू यादव का भाजपा में नाम नहीं लिया गया। उनको डर था कि अगर लालू का नाम लेंगे तो लोग बिदक जाएंगे। लोगों को याद आने लगेगा कि लालू यादव का राज किस प्रकार का राज था। तो इसलिए ये सारी स्थिति है। लेकिन देखिए, लंबे समय तक आप अगर सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी और चीजों का असर तो होता है, उसका थोड़ा बहुत लाभ उनको जरूर मिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता फिर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के अंदर अगली बार मौका देने वाली है।
सुशील जी, लेकिन अगर आप आरजेडी को इस तरह से आकलन करें, लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी है वो बहुत मजबूत नहीं हो पाई है अभी भी बिहार में। उसको भी एक समय लालू प्रसाद यादव के साथी रहे नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत है, क्यों? ये ठीक है, अगर हर राज्य में हम इतने मजबूत नहीं कि अपने बलबूते चुनाव लड़ सके, और हम सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग रहती है। बिहार के अंदर समाजवादी आंदोलन का एक लंबा इतिहास है, कम्युनिस्ट आंदोलन का एक लंबा इतिहास है, तो बहुत सारे कारण है उसके। लेकिन आज बीजेपी एक सीट हमारी राष्ट्रीय जनता दल से कम है, और 2010 में तो हम 91 सीट हम लोगों ने जीता था, और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने और 34 सीटों को जीतने का काम किया है। तो इसलिए जो गठबंधन है, अलग अलग राज्यों की स्थिति रहती है। आज हम अपने गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का मुकाबला बिहार में कर रहे हैं। जी सुशील जी, इस चारा घोटाले से जुड़ी हुई एक खबर में कुछ लोगों से बात कर रही थी, जो स्थानीय लोग हैं, कुछ की राय ये है कि इस घोटाले में जो अगड़ी जाति के नेता थे उनको कम सजा मिली या ना के बराबर मिली, और जो पिछड़ी जाति के थे वो इसके लपेटे में आए। देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट ने कोई जाति के आधार पर भेदभाव किया हो तो इनको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन आप ही सोचिए, कोर्ट क्या कोई जाति के आधार पर फैसला करता है क्या? नहीं। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है, तो इसलिए लालू यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद उनको भी कम सजा मिलती। इसलिए आप मुख्यमंत्री हैं, और अगर आपको बेल मिल गई तो कहते कि न्यायपालिका, हमको न्याय पर पूरा भरोसा है और हमारी जीत हुई, और कल सजा मिल जाती है तो जातिवाद की बात करते हैं। मिली थी जी। तो जगन्नाथ मिश्रा कोई नेता प्रतिपक्ष थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार के, और इसमें फिर हर आदमी की भूमिका क्या है इस पर कोर्ट फैसला करता है। और अगर उनको लगता है तो उनको चैलेंज करना चाहिए कि मैं पिछड़े वर्ग का था इसलिए मुझे सजा दी जा रही है। इसलिए बड़ा ये हास्यास्पद आरोप है। तो अपने प्रशंसकों को, समर्थकों को खुश करने के लिए ये बात कही जा सकती है कि मैं बैकवर्ड हूं, इसलिए देखिए मुझे, और मिश्रा को बेल और लालू को जेल। तो आखिर मिश्रा जी को बेल मिली तो लालू यादव को भी तो बेल मिली कि नहीं मिली? तो ये सब आरोप कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनीतिक विद्वेष के कारण मिला। तो देवगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री थे, आपके समर्थन से देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लालू जी तो दावा करते हैं कि मैंने बनाया उनको। और चार्जशीट फाइल कब हुई? जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। फिर आप तो 10 साल तक केंद्र की सत्ता में थे, 5 साल तक रेल मंत्री थे। आप अगर चाहते तो क्या अपना मुकदमा खत्म करवा लेते? देखिए, अगर पटना कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती तो ये मामला कब का लालू यादव रफा दफा कर दिया होता। और डॉक्टर AK विश्वास, जो बाद में जाकर तृणमूल कांग्रेस के MLA बने, मंत्री बने, उनका जैसा ईमानदार शख्स अगर CBI में नहीं होता, और राकेश अस्थाना जो अभी वर्तमान में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, अगर ये लोग नहीं होते और पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती, तो लालू यादव तो बड़े बड़े लोगों को मैनेज कर लेता है। वो कब इन सारे लोगों को मैनेज करके और मामले को रफा दफा करके और निकल गए होते। बिल्कुल, परसेप्शन की बात की। सर, मैं आपसे एक निजी सवाल पूछूंगी। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, आपने मामले को उजागर किया, बावजूद इसके राजनीतिक हाशिए पर आप बताए जाते हैं, क्यों सर? क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? मैं राज्यसभा का सांसद हूं और मुझे पार्टी ने इतना दिया। मैं पिछले 35 साल से संसदीय राजनीति में हूं, और लगभग 50 साल हो गया कि मैं सामाजिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से हूं। तो जिस पार्टी ने मुझे इतना दिया, तो मुझे तो इसी से संतोष है कि मेरे जैसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी CM, वित्त मंत्री, राज्यसभा, चारों सदन को देखने का मौका मिला। तो किसी को अगर इस जीवन में अगर इतनी सफलता या अगर इतना कुछ मिला है, तो ये मैं समझता हूं कि कम नहीं है। जी, आखिरी सवाल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जो ये फैसला हुआ है, क्या चुनावी माहौल में इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये अन्य राज्यों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए लालू यादव को कोई पहली बार सजा नहीं हुई है, ये 5वीं बार सजा हुई है। और इसके बीच में इतने चुनाव हुए,
तो जो असर होना था वो पहले दूसरी बार के चुनाव में हो गए, जो असर होना था। अब मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव जेल में रहे, बाहर रहे, प्रचार करें न करें, अब उसका कोई असर न तो बिहार के चुनाव पर होने वाला है, न देश के किसी अन्य राज्य के चुनाव पर होने वाला है। और लालू जी तो गए थे प्रचार करने उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको कहीं 200 वोट आया था, कहीं 500 वोट आया था। तो इसलिए कोई क्षेत्रीय दल को दूसरे राज्य के अंदर और कोई घास में डालने के लिए तैयार नहीं होता है। जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया सुशील मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, नमस्कार। और फिलहाल तो लालू यादव के एक और मामले में दोषी साबित होने के बाद आरजेडी के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और उधर कांग्रेस भी कम चुनौतियों से नहीं जूझ रही है। उसके एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेतृत्व पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे पर अश्विनी कुमार ने कहा कि मौजूदा हालात में अपने सम्मान को बनाए रखने और व्यापक राष्ट्रीय हित में वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। और कुछ देर पहले हमने अश्विनी कुमार जी से बात की थी, उसका एक अंश आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। यूपीए सरकार में वो कानून मंत्री भी रहे हैं और अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अश्विनी जी, आपने समय दिया। आपको याद होगा जब ये G23 का एक ग्रुप था और उन्होंने अपनी पूरी बात सामने रखी थी, चिट्ठियां दी थी, तो आपने कहा था कि पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में इस समय नहीं आपको उतरना चाहिए, लेकिन अब आप खुद ये कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे इस्तीफे को आप एडवेंचरिज्म मान रही हैं? शैडो बॉक्सिंग तो एडवेंचरिज्म हो सकती है, मगर एक कठिन और कठोर कदम एडवेंचरिज्म नहीं हो सकता। G23 के लिए मैंने इसलिए ये कहा था क्योंकि मेरी समझ में केवल अंदरूनी चुनावों की बात करने से मसले दूर नहीं होने थे, क्योंकि अंदरूनी चुनावों में नतीजे क्या होने थे ये सबको पता है। इसलिए मेरा ये मानना था कि जब तक आप बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, सिद्धांतिक मुद्दों की बात नहीं करेंगे, अपनी गरिमा की, अपनी अस्मिता की बात नहीं करेंगे, तब तक जो कांग्रेस हमने पहले इतने साल देखी थी, तब तक वो कांग्रेस पुनः स्थापित नहीं हो सकती। जब हम वो लड़ाई में जीत नहीं सकते तो उस लड़ाई में समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने अपना रास्ता खुद चुना है, बहुत सोच समझ के चुना है, बहुत महीनों तक इस पर गहन अंतर्निरीक्षण करके चुना है और मेरा ये मानना है कि मेरा ये फैसला सही है। सर, आपने 2000 जब ये G20 ने अपनी बात सामने रखी थी, आपने कहा था, आप सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए थे। आपने 2019 में भी कहा था कि उनको दरख्वास्त एक तरह से की थी सोनिया गांधी से कि आप पार्टी को लीड कीजिए, और आपने ये कहा था यूनिफाइंग लीडरशिप है और वो पूरे मसले को एक तरह से सबकी राय लेकर सुलझाती हैं। तो क्या अब उनकी लीडरशिप इतनी कारगर नहीं है? कैसी, क्या कहेंगे उस पर आप? पहली कही गई अपनी हर बात पर खड़ा हूं और उस पर पहरा दे रहा हूं। मेरा ये मानना है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया एक समय पर आज उनकी जजमेंट की छाप मुझे कांग्रेस के अंदरूनी फैसलों में नजर नहीं आ रही। हो सकता है मेरी समझ में गलती हो, पर इंसान तो अपनी समझ के मुताबिक ही काम करता है ना, किसी और की समझ के मुताबिक तो नहीं करता। आज वो कांग्रेस नहीं है जिसका मैंने हमेशा समर्थन किया। सोनिया गांधी के प्रति मेरे दिल में आज भी बहुत गहरा सत्कार है, आदर है और रहेगा। मैं अपनी लॉयल्टीज को भुलाने वाला आदमी नहीं हूं, मगर इंसान की सबसे पहली लॉयल्टी उसकी अपने सम्मान के प्रति होती है। आपके सम्मान को ठेस कैसे पहुंची सर? आप कानून मंत्री रहे, आपने संभाले। मेरे सम्मान को ठेस कोई मंत्रालय देने से या लेने से ठेस नहीं लगती। मैंने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब मेरा त्याग पत्र हुआ? मैंने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब मेरी राज्यसभा की सीट एक्सटेंड नहीं की गई? मैं हर मुश्किल समय पर सोनिया गांधी के साथ खड़ा रहा, G23 के वक्त भी खड़ा रहा, जो कल की बात है। मगर मैं देख रहा हूं कि लगातार पतन की ओर जा रहे हैं।
सुधार के संकेत नहीं नजर आ रहे। देश के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करने में भावी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, जिसको उभारा जा रहा है, सक्षम नहीं है। लोग चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कांग्रेस को, मगर नहीं समझ आती किसी की बात। तो कुछ तो करना था। बड़ी बात कही कि भावी नेतृत्व सक्षम नजर नहीं आ रहा। जाहिर है, क्या देश में आपको यह फीलिंग हो रही है कि भावी नेतृत्व सक्षम है इस देश और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए? अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये सच नहीं है। अश्विनी जी, राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वोटों की, चुनाव उनके लिए मैटर नहीं करता, विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं, हमारे देश में अब क्या वाकई में विचारधारा की लड़ाई है या नहीं है? राजनीति का तो मतलब ही विचारधारा की लड़ाई है, और अगर राहुल गांधी जी ये विचारधारा की लड़ाई करने में सक्षम हैं और कामयाब हो सकते हैं तो मेरी मुबारकबाद है उनको, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, ना तो ये आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ने में कामयाब हो सकती है, और ना ही मुझको लगता है कि कुछ ऐसी सोच उभर के आ रही है। सिर्फ जोर से भाषण करने से आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आइडियोलॉजिकल लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, भावना से लड़ी जाती है। कौन सा नेता है कांग्रेस का आज जो 1 लाख के मजमे में भाषण करके लोगों की भावनाओं को बदल दे? या तो भावना को सही तरीके से समझ के अपने आप को उस भावना के साथ अलाइन करो, या फिर अगर देश की भावना गलत मोड़ पर जा रही है तो इतना सक्षम आपको होना चाहिए कि उस भावना को बदल सको। ना तो हम आइडेंटिफाई कर पाए देश की भावना के साथ, ना हम उस भावना को बदल सके, तो क्या मतलब है इसका? अश्विनी जी, जो ये भाषण की बात आपने बोली और लोगों को भाषणों से लुभाने की बात बोली, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना पीवी नरसिम्हा राव बहुत अच्छे वक्ता रहे, बल्कि हम बीजेपी के नेताओं को देखते हैं कि बहुत अच्छे वक्ता हैं और अपने भाषणों से लोगों को बहुत लुभाते हैं। तो अच्छे भाषण देना आपको लगता है कि ये जरूरत है समय की? बिल्कुल। पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और है क्या सिवाय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के? और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैसे की जाती है? लाखों के लोगों के मजमे को किस तरह आदमी अपनी तरफ आकर्षित करता है? यही तो लीडरशिप का एक तकाजा है। लीडरशिप के बहुत तकाजे हैं, केवल ये तकाजा नहीं है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम लोग जो भाषण अच्छा नहीं करते पर उनकी और बहुत खूबियां हैं। कुछ ना कुछ खूबी तो हो जो देश को लुभाए। हम अपने घर में बैठ के ही अपने आप को नेता मान लें, अपने घर में अपने आप को बैठ के ओल्ड कांग्रेस पार्टी ऑफ दी ओल्ड डेज मानी चले, तो ये तो गलत बात है ना। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र आज जेल से जमानत पर बाहर आ गया। वो पिछले दरवाजे से एक एसयूवी से निकला जो आम प्रावधान नहीं है। पिछले हफ्ते उसे जमानत मिली थी। बेटे की जमानत मिलने के बाद से अजय मिश्रा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अब देखना है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का चुनावों में क्या असर होता है। ये साफ नहीं है कि आशीष मिश्रा अपने पिता अजय मिश्रा की तरह चुनाव प्रचार में उतरेगा या नहीं। वो बीते अक्टूबर की घटना से पहले टिकट का दावेदार था। जब किसानों के एक प्रदर्शन पर उसकी गाड़ी चढ़ी और 4 लोग मारे गए, वो इस मामले का मुख्य आरोपी बन गया। अजय मिश्रा टेनी जी का आत्महत्या हो चुका है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने उस दिन प्रचार शुरू किया जब पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके बेटे को जमानत दे दी। लेकिन अक्टूबर के हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार नाराज हैं और किसान नेता भी। राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपकी संस्था हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं इस विषय में जाने को करेंगे? आप अपील करेंगे? कब करेंगे सर? करेंगे, उसका कागज पत्तर हम भी इकट्ठे कर रहे हैं और करेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम कोर्ट के सामने कहेंगे। एक बार आपसे और पूछना चाहूंगा, उसकी रिहाई की, आशीष मिश्रा की रिहाई को आप कैसे देखते हैं? आप एक बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, कैसे? तो जनता देख रही है। अगर जनता ठीक मान रही होगी कि कत्ल करके और 3 महीने में रिहाई हो जाती है, तो इस तरह के देश में बहुत केस है। क्या पॉलिटिकल लाभ लिया जा रहा है? आशीष मिश्रा की रिहाई ऐसे समय हुई है जब यूपी में 5 दौर का चुनाव बाकी है। 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा रविवार को है।
लखीमपुर खेरी में चौथे दौर में 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं। लखीमपुर खेरी से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का जमकर डंका पीट रही है। मध्य प्रदेश में तो इस योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद पत्र लिखने की मुहिम भी चलाने की तैयारी है। लेकिन इस योजना का हाल दरअसल है क्या? मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने इसका जायजा लिया है। डिंडौरी जैसे कई जिलों में टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आधे अधूरे मकानों को भी सरकारी रिकॉर्ड में पूरा दिखा दिया है। आखिर शाबाशी जो लेनी है, एक रिपोर्ट। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले के सेंदूरखार गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई घर ऐसे ही अधूरे हैं। बैगा हितग्राहियों का आरोप है कि दलालों ने मकान बनाने के नाम पर उनसे आवास योजना की किश्तें ले ली और आधा अधूरा मकान बनाकर छोड़ दिया। समारू का घर पीएम आवास योजना की वेबसाइट में पूरा हो चुका है। हकीकत में आप खुद देख लें। उनके भाई महर सिंह की भी यही कहानी है। अकेले सेंदूरखार गांव में 2 दर्जन से अधिक पीएम आवास फाइलों में बन चुके हैं, हकीकत में अधूरे हैं। नेमिदास को दे दिया हूँ 3 किस्त और अपने अधूरा है उसको छत के लिए मैं अपने पैसे से मैं डलवा रहा हूँ। कितना पैसा खर्च कर चुके अभी तक? 56,000 जी। कितने दिन तक अधूरा रहा ये? करीब 2.5 साल हो गए। 3 साल हो गया है, हमारा आवास नहीं बन पा रही, अधूरा है। तो उसके मतलब हम क्या कर पाई? गरीब आदमी, पैसा को तो सब ले लिया, 3 किस्त के पैसा। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 67,504 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर राशि जारी कर दी गई है, लेकिन 11,108 आवास अधूरे हैं। चांडा गांव में 13 फरवरी को ही केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने 3 बैगा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। उसी गांव में कई आवास सालों से अधूरे हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने दिखाया था कि कैसे गौरा कनारी गांव में कच्चे मकानों को ही पीएम आवास घोषित कर दिया गया। यहां तक कि सरपंच ललियाबाई और उनके रिश्तेदारों के आवास में भी पक्की छत के नाम पर छप्पर है। गरीब का पैसा निकाल करके खा जाते हैं, उनकी आवास बनता नहीं है। कई प्रकरण है हमारे यहाँ, चाहे सिंदूरखार में हो, जल्दा बोना में हो, वन ग्रामों में और कई गाँव में। दूसरी बात यह है कि जो आवास की स्वीकृति है, आज भी बात तो सुनने में अच्छा लगता था कि 2022 तक किसी भी गरीब आवासहीन नहीं रहेगा। पक्के मकान के नीचे उसको आराम करने के मोदी सरकार की बड़ी फरमान थी, पर आज हकीकत क्या है? कुछ लोग ये स्वभाव बस ऐसा करते हैं, जैसे बाहर खासतौर से हमारे बैगाज के अंदर कुछ लोगों का एक वो रहता है कि प्रकृति के साथ में ही हमारा संबंध है। तो इसलिए हो सकता है एक आध किसी गांव में इस प्रकार की परिस्थिति या किसी घर में आई हो, परंतु सामान्य तौर से हम पक्के मकान की अनुमति देते हैं। ये हालात तब हैं जब राज्य में पिछले महीने ही 3.5 लाख ग्रामीण आवासों को स्वीकृति मिली है। पीएम आवास ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 30,85,000 आवासों का लक्ष्य है। दावा अब तक 23,07,000 आवास बनाने का है। यही नहीं, सरकार का दावा ये भी है कि इस काम के लिए 51,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को तेजी से प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 9,000 महिलाएं हैं। वैसे एक और काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम के नाम धन्यवाद पत्र लिखना होगा। अपने घरों में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली सिरेमिक टाइल भी लगवानी होगी। कहने को योजना स्वैच्छिक है, लेकिन पंचायत सचिवों को 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैसे टाइल्स वाले अभियान को 2018 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था। डिंडौरी की तरह घर चाहे आधे अधूरे ही क्यों न बने हों, सरकारी फाइलों में तो पूरे हो ही चुके हैं। अब ऐसे में भी हितग्राहियों को चिट्ठी लिखकर कहना होगा, प्रधानमंत्री जी आपका शुक्रिया। समझना मुश्किल नहीं है कि सारी कवायद के सियासी मायने क्या हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, डिंडौरी से डेविड सूर्या और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इन चुनावों में ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशी भी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। सरकार के आवारा मवेशियों के लिए जो गौशालाएं बनवाई हैं, वहां इंतजाम बेहद खराब है। सीतापुर से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर में 12 साल का सचिन आवारा पशुओं को अपने खेत से भगाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं।
अकेले लगभग 20 से ज्यादा पशुओं के पीछे भाग रहा है। अगर चूक गया तो ये जानवर इसके पिता द्वारा खून पसीना बहाकर उगाई गई फसल को चर डालेंगे। स्कूल जाते हो? जाते हैं। अभी देख रहे थे कि आप इन पशुओं को हाँक रहे थे, कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी। खेत उस दिन गए थे गेहूं बजाने, एक मरघा था, मुझे लगदा लिया मैंने, पेड़ पर चढ़ा तो फिर डंडे लेके भागा, तब भाग गया। तो भागा? बहुत जगना पड़ता, बहुत मुश्किल से हम लोग बचा पा रहे हैं। क्या सब अपन फसल बचाई थे एक मार, तो रात में आप वहाँ खेत में रुकते हैं, दिन में अपन रात में हम घर भर देखा वाले। 2 दिन पहले रात में हरीश के खेत में आवारा पशुओं का झुंड घुस आया था। हरीश ने जो गन्ना ठंड में मेहनत से उगाया था उसे जानवरों ने या तो खा लिया है या फिर रौंद दिया। अब जो बचा कुचा गन्ना है उसे हरीश काट रहे हैं। भाई हर बार जो है नुकसान हो रहा है। पिछली बार हम लोग वो भी गेहूं जो है 10 कुंटल बीघे 5 कुंटल होता है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। होता ही नहीं है। तार लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, जानवर से बचा ही नहीं पाते। तो रात में भी रखवाली करते हैं? रात में भी रुकते हैं। यहाँ ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में पशुओं को रोकने के लिए कटीले तार लगा रखे हैं, और जो चूक गए हैं जरा उनके खेतों का हाल देखिए। आवारा पशु इस खेत में घुस आए हैं और यहाँ से वहाँ तक पूरा खेत लगभग जो है ये यहाँ पर चर चुके हैं। काफ़ी जो है खेत चर चुके हैं। यहाँ किसान रखवाली करने के लिए मौजूद नहीं है। ये सीतापुर की सरकारी गौशाला की तस्वीरें हैं। यहाँ कई गायें मर चुकी हैं और कुछ बीमार हैं। यहाँ ना इनके खाने के लिए पर्याप्त चारा है और ना देखभाल करने के लिए डॉक्टर। गौशाला का रखरखाव करने वाले रामस्वरूप का कहना है कि यहाँ हर दूसरे दिन गायें मरती हैं। प्रशासन से कोई झांकने नहीं आता। आज तक जो है वहाँ कोई छाया नहीं है, ना कोई छाया है ना कोई व्यवस्था है। प्रधान जब वेतन मांगते हैं पैसा नहीं है, 4 दिन में जो है 1 जानवर 2 मरते हैं जरूर। वहीं कोई छाया मतलब व्यवस्था नहीं है। बरात तक कितने गाय मर जाती है? मरते 1-2 रोज मरते हैं। डॉक्टर आते हैं बराबर, दवाई पानी सब करते हैं, मतलब छाया के कारण जो है तकलीफ बहुत है यहाँ पर। बात तो गौ माता की रक्षा की थी, पर योगी सरकार में गौ माता की हालत आपके सामने है। यहाँ पर हमारा पशु घुसे हुए हैं। इनके देखिए, चाहे वो पैरों से हो चाहे वो चर के खेत खराब हो रहे हैं। तो फिलहाल अगर सरकार को वापस से सत्ता में आना है तो आवारा पशुओं को लेकर के बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सहयोगी विनीत के साथ सीतापुर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।